हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे और जो एग्जाम बचे हुए हैं वो भी एग्जाम बहुत अच्छे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ये जो टाइम है, कुछ नई चीज पढ़ने से अच्छा है जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करें। से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं 7 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, बट इन क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पूरा कवर करेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है पर्टिकुलर टॉपिक से, अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी हमसे अजम्पशंस पूछ ली, तो नेक्स्ट टाइम वो अजम्पशंस ना पूछ के उसकी लिमिटेशंस पूछ ले, तो ऐसा हो सकता है। तो बेटर होता है हमारे लिए कि हम उसका टॉपिक पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 1 से। देखो इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे बीच में आपको, तो मैं यहीं पर लेकर आ चुकी हूँ कि उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे पूछा गया है एक सिंगल क्वेश्चन को। जो यहाँ पर है, शो दैट फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल कैरिंग कांस्टेंट डिस्चार्ज द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम व्हेन द डेप्थ इज क्रिटिकल। ये हमें बताना है, इसके लिए हमें कंडीशन क्या क्या दी है। डिस्चार्ज कांस्टेंट है, स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होगा और डेप्थ हमारी, ये चीज किसके लिए है, जब डेप्थ हमारी क्रिटिकल है। अब देखो, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड प्रूव द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन फॉर ऑल टाइप ऑफ चैनल। ऑल टाइप ऑफ चैनल तो रेयरली आपसे पूछेगा, वैसे पर्टिकुलरली वो एक टाइप का पूछ लेगा, रेक्टेंगुलर पूछ ले, ट्रेपेजॉइडल पूछ ले, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ कर्व एंड प्रूव द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन फॉर ऑल टाइप ऑफ चैनल। क्योंकि लास्ट में हमें कुछ ही चेंज करना होता है, वो अभी यहाँ पता चल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो टोटल एनर्जी होती है किसी सेक्शन पर विद रेस्पेक्ट टू दी बेड, जो कहाँ पर उसके डॉटम की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लो डेप्थ एंड वेलोसिटी हेड। यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ा सा शॉर्टली चलेंगे। रीजन बीइंग कि जो हमारी वन शॉट क्लास हुई है और जो प्रॉपर हमारी जब यूनिट्स चल रही थी उनके जो लेक्चर हुए हैं, तो वहां पर हम डीप डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो जब हमारा चैनल स्मॉल होगा, ठीक है, जो स्लोप है वो स्मॉल होगा, उस कंडीशन में हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखते हैं हम कि जो हमारा हमने एज्यूम किया है काइनेटिक करेक्शन फैक्टर है वो क्या है, यूनिटी है, विच मीन्स 1 है। बिकम चैनल ऑफ फ्लो विल ऑलवेज बी टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो कैसा होने वाला है, टर्बुलेंट फ्लो होने वाला है, विच मीन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, कहीं भी वो फ्लो कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली यूनिटी होता है, ठीक। ये था हमारे लिए, ये किस कंडीशन में था, ये था जब हमारे पास जो चैनल का स्लोप है वो चैनल का स्लोप कैसा हो जाए, जब उसका स्लोप स्मॉल हो, उस कंडीशन के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास चैनल स्लोप लार्ज हो जाए, लार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक एंगल आ जाएगा विच इज थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होने वाला है, E इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। जैसे यहाँ पर था, सिर्फ हमने क्या किया है, इसके साथ हमने कॉस थीटा लिख दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, जो एंगल बोलो या स्लोप जो आ रहा है उसको हमने कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा y cos थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। जहाँ पर थीटा हमारा बैड स्लोप ऑफ चैनल बॉटम है। बीच में रोक के फिर से एक बात बोलूंगी, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर डायग्राम है तो क्वेश्चन में मेंशन होना हो, आपको बनाकर आना है। जैसे यहाँ पर जितने टॉपिक्स के साथ मिलेंगे आपको सब बनाकर आना, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, प्लस बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे चलेंगे तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपको आपका रिजल्ट खुद बता देगा। और हमेशा हमें पैराग्राफ के टर्म्स में नहीं लिख के आना होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं टोटल थियोरिकल होते हैं, तो उसमें पैराग्राफ की तरह नहीं, उसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना होता है।
फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, ऐसे लिख कर आना। और ऐसे लिखने के साथ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड लिख दिया, थर्ड, नंबरिंग मत करना। नंबरिंग ना करके, ना ही रोमन नंबर में, ना अल्फाबेट, कुछ भी नहीं। अगर जब आप पॉइंट्स में लिखोगे स्टार मार्क कर लो, डॉट लगा लो, एरो लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट नंबरिंग में मत लिखना, उसका भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अलग इम्पैक्ट पड़ने से मतलब है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो भी बताऊंगी आगे चल के। फिलहाल अभी वापस इसमें कंटिन्यू करते हैं। जहां पर हमारा चैनल स्लोप लार्ज है वहां पर हमारी स्पेसिफिक एनर्जी E = y cos थीटा प्लस v² हो जाएगी, जहां थीटा हमारा बैड स्लोप है। थीटा हमारा बैड स्लोप है। अब यहां पर क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा बेड। इसके बाद ये हमारा है वाटर सरफेस और ये हमारी है एनर्जी लाइन, ठीक है। ये सेक्शन हमने लिया है 1 1, ये सेक्शन हो गया हमारा 2 2। ये हमारा बेड स्लोप है। तो अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, एंगल थीटा मिल जाएगा। कांस्टेंट डिस्चार्ज जो हमें पता है क्यू है, ये हमारा वाटर सरफेस है, ये हमारी एनर्जी लाइन है। तो ये हमारी हो जाएगी y1 जो होगी हमारी P1 अपॉन गामा के बराबर, ये हो जाएगा V1² अपॉन 2g। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये सेक्शन 1 1 लिया था तो 1 1, ऐसे ही यहाँ पर 2 2, y2 हो जाएगा P2 अपॉन गामा और ये हो जाएगा V2² अपॉन 2g। यहाँ हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस, तो वो हमने वहां मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा यहां से जा रहा था, अब ये आगे सेक्शन 2 पे कहाँ पहुंच गया, तो ये हमारा लॉस हो रहा है, वो दिखा दिया है, एनर्जी लॉस ये रहा। ये हमारा डेटम है। डेटम से अगर यहाँ जो नीचे कंसीडर किया गया है ये हमारा Z1 है और ये Z2 है सेक्शन 2 के लिए। तो ये हमारी टोटल क्या हो गई, स्पेसिफिक एनर्जी, विच इज, अगर मैं यहाँ से y1 प्लस v² अपॉन 2g सेक्शन 1 के लिए लेंगे तो v1² अपॉन 2g, अगर हम सेक्शन वाइज ले रहे हैं तो ऐसे ही यहाँ पर 2 के साथ आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये डायग्राम आप अपने माइंड में रखना, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी जब हम फर्स्ट सेक्शन पर देखेंगे तो E1 = y1 प्लस v2² अपॉन 2g, जब हम सेकंड पर देखेंगे तो E2 = y2 प्लस v2² अपॉन 2g हो जाएगी। और हमें क्या पता है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए स्पेसिफिक एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए स्पेसिफिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी। वैरिड फ्लो के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, किसके रेस्पेक्ट में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के रेस्पेक्ट में। लेकिन जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमेशा डिक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये 2-3 चीज याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ये जो हमारा डेटम है इसके साथ जब हम आगे ये जो हमारी HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है कि स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 डिक्रीज हो रही है आगे चलते हुए टाइम के साथ साथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेम चीज टोटल एनर्जी लाइन हमारी डिक्रीज हो रही है। डिफरेंस ये है, जो टोटल एनर्जी लाइन है हमने यहाँ पढ़ा था कि टोटल एनर्जी लाइन विल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हमारी डिक्रीज ही कर रही है, पहले ये गई फिर ये और ये सब क्या कर रही है, ये डिक्रीज ही कर रही है, कहीं कोई इंक्रीमेंट इसमें नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो गई एक टाइम पे आके वो डिक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो कांस्टेंट है, ना वो डिक्रीज हो रही है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस सिचुएशन को देखते हुए हम कहेंगे क्या कि जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी 2 पर है वो ज्यादा होगी स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 से, ठीक है। अब
अगर हम फ्रिक्शनलेस एंड हॉरिजॉन्टल चैनल स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, वो क्या होने वाली है? कांस्टेंट। कब? जब फ्रिक्शनलेस हो और हॉरिजॉन्टल चैनल हो। तो हमारे पास जब फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल चैनल है, बेड स्लोप कहीं आ नहीं रहा है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों इक्वल होने वाले हैं, y1 y2 के इक्वल हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g v2 स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर हो जाएगा। तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी टोटल एनर्जी लाइन की भी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा देखने के लिए क्वेश्चन, लेकिन कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इससे जो पहले निकल चुका है सिर्फ उतना भी पूछ सकता है आपसे वो 7 मार्क्स में, और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो अब शुरू हो रहा है वो भी पूछ सकता है 7 मार्क्स में। तो इसीलिए पूरा टॉपिक कवर करना है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हमारा ओपन चैनल फ्लो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस किस के बीच में? स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में। क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक एनर्जी कर्व एक रिप्रेजेंटेशन होती है। वो रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में। स्पेसिफिक एनर्जी किस किस का सम होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ द फ्लो पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड के। ठीक, स्पेसिफिक एनर्जी सम होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लो पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड के होती है। अब स्पेसिफिक एनर्जी अगर हम फ्लोइंग लिक्विड की बात करें तो वो क्या हो जाता है? E इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ कोई सेक्शन नहीं है, विच मीन्स ये क्या है? अभी हमने पढ़ा है, हमने अभी क्या पढ़ा है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक है, अब EP हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो है विच इज y, एंड E के हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो है विच इज v स्क्वायर अपॉन 2g। अब हमने कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर चैनल इन विच ए स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज टेकिंग प्लेस। स्टडी है बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक, क्योंकि हमसे बोला गया था क्वेश्चन में, जहां पर Q हमारा डिस्चार्ज थ्रू द चैनल होगा, B विड्थ ऑफ द चैनल, Y डेप्थ ऑफ फ्लो, Q डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। यहाँ जो Q है ये Q कैपिटल Q नहीं है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ये होता है हमारा स्मॉल q। ठीक है, तो इसको स्मॉल q डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ विच इज q बाय b। फ्लो वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगी? देखो, फ्लो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी निकालनी है डिस्चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया क्योंकि क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है विच मीन्स b इंटू वाई। तो कहने का मतलब है यहाँ एरिया क्या है? b इंटू वाई है, तो डिस्चार्ज अपॉन b इंटू वाई यहाँ से आया। ठीक, अब ये जो q बाय b है ये हमें पता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, तो इस q बाय b की जगह मैंने q लिखा अपॉन y। तो ये हमारी फ्लो वेलोसिटी ऐसे निकल कर आई है। ठीक है, दूसरी चीज डायग्राम भी बना देते हैं साथ में, यहाँ डायग्राम नहीं है। ठीक, जिसमें हमारा ए की साइड लिखते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो पता होगा। ठीक, जिसमें हमारा ये क्या है? ये हमारी y है और ये हमारा b। ठीक है, तो एरिया हमारा b इंटू वाई हो गया है, जहां पर हमारा b विड्थ भी फिक्स्ड है और हमारा डिस्चार्ज भी फिक्स्ड है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की डायग्राम की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसको
रिमूव कर दो। इस डायग्राम में देखो, एक मिनट, हाँ चलो, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देखते हैं हम। ये हमारा, को भी हटाओ, अब चलते हैं आगे। इसमें हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में स्पेसिफिक एनर्जी के साथ है, डेप्थ के साथ यहाँ पर कर्व गिवन है हमारे पास। डेप्थ के साथ कर्व तो गिवन है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, एक तो हमारा ये 45 डिग्री एंगल के साथ गिवन है। यहाँ पर हमारे, अगर मैं ई मिनिमम मुझे इस सी पॉइंट पर क्रिटिकल सेक्शन पर मिलने वाला, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये एच पॉइंट है। यहाँ पर जो हमारी एनर्जी आ रही है, देखो एक चीज वो ये है, इस डायग्राम में जितने भी एच हैं, इस डायग्राम में जितने भी एच हैं वो y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायग्राम में h इज इक्वल टू y है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि हमने सिंबल y लिया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर h है, तो चाहे वो h1 है h2 है तो वो y1 y2 हो जाएगा। h को हटा के y रख देना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं भी साथ में लिख देती हूँ, ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारी इलेक्ट्रिक, ये हमारा एंगल 45 डिग्री पे है। यहाँ हमारी जो वो है काइनेटिक पोटेंशियल वाली, वो हमारी y होगी। वो हमारी y होने के साथ साथ यहाँ पर जब टोटल आएगी तो वो हो जाएगी y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2gh स्क्वायर। 2gh स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। यहाँ पर ये क्यों आई, हमने जो पढ़ी है, हमने तो पढ़ा है E इज इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, बट हम अभी पीछे निकाल कर आए हैं ये वेलोसिटी q बाय वाई, तो बस हमने क्या करा है, इसमें वेलोसिटी की इसकी जगह क्या रखेंगे हम, q बाय वाई। तो E इज इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा यहाँ से आया, ठीक, तो ये क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2h की जगह सब जगह y हो जाना चाहिए। ये हमारा ई मिनिमम आएगा। यहाँ ई मिनिमम पे हमें ये, जब ये ई मिनिमम है स्पेसिफिक एनर्जी, तो यहाँ पर हमारी डेप्थ भी है, ठीक है। ये अब आगे चलते हैं, तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी अगेन सेम चीज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहां पर हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है, जो क्या है, कर्व हमारा टेंजेंशियल टू एब्सिसा है, और उसकी जो लाइन QA है, Q2A वो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y को, ठीक है। ये डायग्राम के साथ है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जब हमारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, मतलब जो हमारी डेप्थ कम थी जब उससे वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में सुपर क्रिटिकल डेप्थ हमारी, उस कंडीशन में जो हमारी सुपर क्रिटिकल डेप्थ, और वो मिनिमम डेप्थ क्या थी हमारी, ये रही YE। तो जब मिनिमम से वो इंक्रीज होगी तो सुपर क्रिटिकल डेप्थ में आएगी, तो जो E की वैल्यू डिक्रीज होगी कहाँ तक, मिनिमम वैल्यू तक, और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू यहीं तो आएगी, इससे ज्यादा तो डिक्रीज हो नहीं सकती है, तो इसीलिए पॉइंट C मिनिमम वैल्यू तक जो आएगा। E वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी वो इंक्रीज कर रही है कब, जब हमारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कब हो रही, कौन सी डेप्थ के बाद, ये जो हमारी y C के साथ था YE, इसके बाद जब वो इंक्रीज होना शुरू हुई है। अब वो पॉइंट जहां पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, वो पॉइंट हमारा C पॉइंट है, हमने देख लिया है, वहां पर डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी क्रिटिकल हो जाएगी। जब हमारे दो डिफरेंट डेप्थ हैं हमारे पास y एंड y2, y एंड y2 मत लिखो इसको, y1 एंड y2,
सेम स्पेसिफिक एनर्जी E1 E2 ये ऑब्टेन हो रही है और ये जो दोनों डेप्थ है वो सेम स्पेसिफिक एनर्जी दे रही है, इसलिए हम उसको अल्टरनेट डेप्थ कहेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। जोन बिलो और अबव OA, जो हमारे OA से यहां से जो है हमारा इस पॉइंट से इससे ऊपर की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कर्व आर दी जोन ऑफ सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल जोन हमें वहां मिलेंगे। डिस्चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्रिटिकल डेप्थ हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी किसके रेस्पेक्ट में, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हमारा फॉलो करेगा सारे अलाइनमेंट को राइट टू लेफ्ट। अब आ जाती है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। मैं इसमें आगे की चीजें भी लेके आ चुकी हूँ, नहीं पता होता समटाइम्स हमसे दूसरी चीज पूछ ले, इसीलिए मैंने ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिया है। क्रिटिकल फ्लो कंडीशन for a given discharge the condition of minimum specific energy can be obtained by differentiate equation of specific force with respect to y। किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो df by dy is equals to 0, क्योंकि हमें क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बतानी है। जब हमारे पास अब ये इक्वेशन आई है q स्क्वायर अपॉन जी ए प्लस ए जेड बार, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी वाई प्लस डी ए जेड बार अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जहां पर हमें पता है डिस्चार्ज कांस्टेंट है, जो ए और जेड बार है वो दोनों हमारे वाई के फंक्शन है। जहां पर हमारा जेड बार, आप इसको ऐसे देख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जेड बार क्या है, तो हम इसको ऐसे देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो हमारे यहां से यहां तक ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिला है जेड बार, ठीक है, ये देख लो। तो ये भी अगर मैंने इसका सेंटर बोल दी, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में सेंटर ही होगा, ये टोटल y है और ये सेंटर हो गया बीच में, y/2 हो जाएगा, ठीक है, बस ये है। तो इसीलिए कहा गया है एरिया और जेड बार ये हमारे y के फंक्शन है। अब अगर हम चेंज करते हैं डी वाई में डेप्थ में, तो कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा हमारा ऑल्सो एरिया। तो डी ए जेड बार में ये रहा हमारा पोर्शन, किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे हम फ्री स्ट्रक्चर का, तो हमारा उसके लिए क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा डी ए जेड बार अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ए जेड बार प्लस डी वाई प्लस टी डी वाई इंटू डी वाई बाय 2 माइनस ए जेड बार हमारा यहाँ पर आएगा, जिसमें हमने कैसे लिया ये डी वाई हमारा क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करी है, हमने पूरा कंसीडर ना करते हुए एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर की है। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की अगर देखो विड्थ तो सेम रहेगी, लेकिन जो इसकी डेप्थ होगी वो हमारी डी वाई हो जाएगी और टी टॉप विड्थ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा एक अगेन आप कर्व देख सकते हैं y1 y2, ये रहा हमारा एफ ई वाई सी के साथ कर्व कांस्टेंट डिस्चार्ज के साथ। अब आ जाता है हमने क्या करा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी स्ट्रिप थी तो हमने इसलिए ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नेग्लेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा ए डी ए जेड बार इज इक्वल टू ए डी वाई। अब हमने क्या किया है, ये जो है इसकी वैल्यू जो आई है निकल के ए डी वाई, ये हम किस इक्वेशन में रखेंगे, ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू रखा है। अब हमें पता है क्या कि डी ए वाई डी वाई इज क्या होता है, ये टी होता है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा टी, ठीक। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन टी, नॉट अपॉन टी, क्यू स्क्वायर इंटू टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ये जो हमारे पास आया है, ठीक, यहां इसकी वैल्यू हमने रख दी है,
तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्रिटिकल फ्लो का इक्वेशन है, और ये हमें क्या बताते हैं, क्रिटिकल डेप्थ, जहां ए नहीं आएगा, ये हमारी क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स कब अटेन हो रहा है, मिनिमम वैल्यू पे हमारी ये वैल्यू आएगी। इतना ही, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द वेरियस जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ चैनल। अगर किसी ने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करी, जैसे अगर पीछे वाले क्वेश्चन को ही ले लो, तो मुझे नहीं लगता अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कोई भी ऐसा हो जो छोड़ के आए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमें सारी चीजें बतानी है। हम पढ़ते हैं एरिया क्या होता है, टॉप, विड्थ, पैरामीटर, सारी डिस्चार्ज सब पढ़ते हैं क्या होता है, बस हमें वही लिखना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है, सबसे पहले है इसमें हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो। जब ये डेप्थ ऑफ फ्लो आए तो ये क्या होती है, एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल से फ्रॉम द फ्री सरफेस पर टोटल। सेकेंड है हमारे पास टॉप विड्थ टी, इट इज द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस, ऊपर टॉप से। वेटेड एरिया, वेटेड एरिया इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर हमारा क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग वाटर एट एक्स। देखो हमें पता है वेटेड पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सॉरी, बट हमारा क्या है, हमें मैथमेटिकल टर्म्स में जाना है, बट इतना नहीं जाना है, हमें अपने इंजीनियरिंग टर्म्स में जाना है। जो हम कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिख कर आना होता है। तो हमारे वर्ड्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कहते हैं, एक चीज को कहने के 1000 तरीके होते हैं, हर एक बात कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम पर डिपेंड करता है हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। सेम चीज डेफिनेशन के साथ है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है तो हम उस वे में लिख कर आए। इसीलिए यहाँ पर ये लेंथ होती है चैनल बाउंड्री की, इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग वाटर एट एनी सेक्शन पर हो सकती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन रेडियस, बोथ आर सेम। इट इज द रेशियो ऑफ द वेटेड एरिया टू इट्स वेटेड पेरीमीटर। और यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया, क्योंकि और किसी का सच आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिख कर आओगे, हमारे पास इतने सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। वेटेड पेरीमीटर का भी हमारे पास अलग अलग होता है। हाइड्रोलिक रेडियस तो एरिया अपॉन पेरीमीटर है, ठीक। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आती है हमारे पास, ये रेशियो होती है वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू ए बाई टी। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन फैक्टर। सेक्शन फैक्टर में हमारे पास जो है, इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले फ्लो क्रिटिकल, फॉर क्रिटिकल फ्लो कंप्यूटेशन। अगर हम क्रिटिकल फ्लो के लिए बात करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, z इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट टी। और अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है a क्यूब बाई टी पावर 1/2। अब जब हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए देखते हैं तो हमारे पास सेक्शन फैक्टर होता है a इंटू आर पावर 2/3। अब अगर मैं इस r को, हाइड्रोलिक रेडियस को एरिया अपॉन पैरामीटर के टर्म्स में मैं ये फॉर्मूले में रख दूं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a पावर 5/3 डिवाइडेड बाय p पावर 2/3। अब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन की बात करते हैं, तब जब हमारा y हो जाए तो zc निकालना है, सेम चीज है, cc लगा दो, आना वही है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा ac इंटू अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट पूरे में है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई वो हमारी आएगी ZC इज इक्वल टू AC इंटू अंडर रूट AC बाय टी, विच अब क्या हो जाएगा, ये Q बाय अंडर रूट G स्क्वायर भी, नॉट G स्क्वायर, ओनली G हो जाएगा, ठीक। जब हम इसको, ये अब कैसे आया, प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन से देखते रहना, जब हम वही करते हैं, हमें पता है डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम निकाल के लाएंगे तो यही आ जाएगा।
अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, इफ z इज द सेक्शन फैक्टर फॉर एनी डेप्थ ऑफ फ्लो y के लिए, अगर ये होता है z सेक्शन फैक्टर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, QC इज इक्वल्स टू अंडर रूट G इंटू Z, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जहां पर QC रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज को, दैट वुड मेक द डेप्थ y क्रिटिकल एंड इज नोन एज द क्रिटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ टिपिकल वेलोसिटी प्रोफाइल एट अ वर्टिकल सेक्शन फॉर एन ओपन चैनल। जो हम कौन सी वेलोसिटी प्रोफाइल हमसे पूछी गई है, पे बात करते हैं। तो जो हमारे पास टिपिकल वेलोसिटी प्रोफाइल है वर्टिकल सेक्शन के लिए बात करी गई है, ये देख लो आगे। इसमें क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन के लिए इन प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज शोन बिलो। प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन हमने दिखाया गया, प्रोफाइल को हमने रफली डिस्क्राइब किया है। अब लेकिन हमने कैसे डिस्क्राइब किया है, लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और अब पावर लो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है, विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ हमारी जाएगी, ये हमारा सरफेस वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ हमारी जो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, वो डिफरेंस क्या है, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये यहाँ से डिक्रीज हो गई। ठीक, तो ये जो डिक्रीज हुआ ये ही हमारा वेलोसिटी डिप कहलाता है, और यहाँ हमें वो मैक्सिमम मिले इस पॉइंट पर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसको फटाफट से। वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, बाउंड्री पर होगी जीरो। ठीक है, वो हमें दिख रहा है। बाउंड्री पर जीरो होने के साथ साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते होते किसके साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। डिस्टेंस कहाँ से बढ़ रही है, बाउंड्री से बढ़ रही है। अब हमने देखा जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ रही है। वो डिस्टेंस क्या है, जो हमारा फ्री सरफेस है, ये हमारा फ्री सरफेस है, इससे कुछ नीचे हमें मिल रही है मैक्सिमम वेलोसिटी देखने के लिए। अब लेकिन ये जो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें फ्री सरफेस पर वेलोसिटी नहीं मिल रही है और यहाँ हमारी ये वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, और ये वाले डिफरेंस को हम कहते हैं वेलोसिटी डिप। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट में, ये हमारा फंक्शन होता है एस्पेक्ट रेशियो का, विच इज डेप्थ टू विड्थ। अब अगर हम कॉर्नर्स के प्रेजेंस की बात करें और बाउंड्रीज के ओपन चैनल में, तो वहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर्स है फ्लो के, उनके जो कंपोनेंट है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते, वो लेटरल डायरेक्शन में मिलते हैं, साथ साथ हमारे नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो में भी देखने के लिए मिलते हैं। ये जो फ्लो होता है नॉर्मल डायरेक्शन में, ये हमारा सेकेंडरी फ्लो होता है। सेकेंडरी फ्लो होता है तो ये साथ में हमारा सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करता है। अब जो हमारी फ्लो फील्ड ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.6 इंटू वाई, मतलब जो डेप्थ होगी वो उसका 0.6 टाइम्स फ्री सरफेस से, जहां पर हमारे पास वाई नॉट क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैंने वेलोसिटी बताई जो हमारी एवरेज है, वो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी हमारी 0.6 पर डेप्थ की, तो v 0.6। जब हम देख रहे हैं अब ये मोर रिलायबल कब होगी, v 0.2 से लेके प्लस 0.8, ये y है, मतलब y का इतना टाइम्स हमने लिया है इसको। ठीक है, अगर ये 0.8 है विच मीन्स डेप्थ का 0.8, विच मीन्स 0.2 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास v एवरेज मोल, ये हम कम एक्यूरेट मिलेगी, हमें ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी, जो हम कंसीडर भी करते हैं। जब हमारे पास सरफेस वेलोसिटी vs वो एवरेज वेलोसिटी से कैसे कनेक्टेड होती है, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू k इंटू vs, जहां पर k हमारा कॉफिशिएंट होता है की वैल्यू हमारी 0.8 टू 0.95 हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें कि हमें जरूरत पड़ती है और k की वैल्यू, इस कॉफिशिएंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इसमें से मिड से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, जो k वैल्यू होती है कॉफिशिएंट की, वो डिपेंड करती है हमारे चैनल सेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल बाय चेजीज फॉर्मूला। चेजीज फॉर्मूला हो गया, और हमारी मोमेंटम इक्वेशन हो गई, और भी जितनी सारी है, तो सारे डेरिवेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑल्सो, जितनी भी इक्वेशन ड्राइव करवाई गई है ना, सबको बहुत अच्छे से करके जाना।
लेते हैं एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारा बेड है, चैनल बेड आप उसको बोल सकते हैं। ये हमारी वाटर सरफेस लाइन है, ये हमारी वाटर सरफेस लाइन है, यहाँ एनर्जी लाइन है। तो अगेन ये हमारी डेप्थ हो गई, ये हमारी एनर्जी लाइन v² अपॉन 2g हो गया है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 2 यहाँ पर हमारा स्लोप आ रहा है विच इज थीटा। ये हमारी दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ l हो गई है, वेलोसिटी y हो गई है w साइन थीटा, जो हमारा वर्क लग रहा होगा, ठीक, एंगल के साथ। अब हमने क्या करा, राइटिंग मोमेंटम इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, जो एक दूसरे से l डिस्टेंस की दूरी पर हैं। तो वो आएगा हमारा P1 प्लस W साइन थीटा माइनस FF माइनस P2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। साथ में इसका क्रॉस सेक्शन भी हमने यहाँ दिखा दिया गया। अब हमने लिया है, हमारा फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो हमें पता है P1 P2 इक्वल होगा, M1 M2 इक्वल होगा। W हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्क है हमारा W वो हो जाएगा गामा AL साइन थीटा, और FF हो जाएगा गामा नॉट PL। तो हमें इस इक्वेशन में रख देना है। देखो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा, कि माइनस साइन आ रहा है। ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है चैनल का, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, एल लेंथ बिटवीन टू सेक्शन, गामा नॉट एवरेज शियर स्ट्रेस है हमारा वेटेड पेरीमीटर पर, पी हमारा वेटेड पेरीमीटर है चैनल का, ठीक। अब हमें पता चल गया P1 P2 और M1 M2 दोनों इक्वल हैं। तो जब हम लिखेंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें बचेंगी। यहाँ पर हम W की वैल्यू भी पुट कर देंगे, W की वैल्यू और FF की वैल्यू पुट जब हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गामा AL साइन थीटा माइनस गामा नॉट PL। तो इसको हम इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू के इधर ले जाने के साथ साथ ये आया। अब हमने क्या देखा है, हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन आई है अभी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस्ड हो रहे हैं बाय ग्रेविटी फोर्सेस के लिए, स्मॉल वैल्यू है क्यू की हमारे पास। तो माइल्ड स्लोप के लिए देखते हैं, माइल्ड स्लोप में तो हमारा जो स्लोप है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, थीटा। तो यहाँ जो हमारा साइन थीटा है वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। tan थीटा मतलब स्लोप कौन सा हो जाएगा हमारा, बैड स्लोप, और ये तो वैल्यू हमने 0 रख दी है वैसे तो, क्या बैड स्लोप हो जाएगा। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हम यहाँ से इस गामा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। जब गामा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा गामा A बाई पी एस नॉट आ जाएगा, एस नॉट आ जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो A बाई पी वाली टर्म आई है ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक रेडियस। ये हाइड्रोलिक रेडियस होने के बाद हमने उसको रख दिया आर ए बाई पी की जगह। गामा नॉट हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस है वेटेड एरिया का अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में। अब जो हमारे साइट पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, क्या देखा गया, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायनामिक प्रेशर के, विच इज रो वी स्क्वायर बाई 2। तो उस शेयर स्ट्रेस के लिए हम ये लिख सकते हैं, रो ए ये प्रोपोर्शनल है हमारे रो ए वी स्क्वायर अपॉन, ये है हमारा प्रोपोर्शनल साइन, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रो वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। तो हम इसके साथ प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो आएगा हमारा के आ गया के रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। के हमारा कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द चैनल पर, रो डेंसिटी है किसकी, पानी की, वी हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। तो जब हमने क्या किया, अब ये भी हमारा शेयर स्ट्रेस है और ये भी शेयर स्ट्रेस है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ इस शेयर स्ट्रेस की जगह ये वैल्यू मैंने ले जाके रख दी। तो जब हम यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, जब v स्क्वायर आएगा हमारा 2 गामा अपॉन के पी आर एस, तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको मैंने कांस्टेंट c लिख दिया, c इंटू अंडर रूट आर एस। तो c हमारा क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 गामा अपॉन के पी, ये टर्म है के रो
ये हमारा चेजीज कॉफिशिएंट है। अगर आपसे कोई चेजीज कॉफिशिएंट पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई ये होता है चेजीज कॉफिशिएंट। एंड जो इक्वेशन इसको हम चेजीज इक्वेशन बोलेंगे। जो हमारी इक्वेशन ये आई है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, मोमेंटम इक्वेशन, चेजीज इक्वेशन, मैक्सिमम केस में आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। जहां पर ये सारी टर्म्स फिर से रिप्रेजेंट, वी हमारी एवरेज वेलोसिटी, आर हाइड्रोलिक रेडियस, एस नॉट बैड स्लोप, सी कांस्टेंट है। तो ये थे कुछ हमारे यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस जो आप लोगों को देख लेने। अब सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुअली वेरिड फ्लो विच मीन्स जीवीएफ, स्टेट द असम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ जीवीएफ। ठीक, अब जीवीएफ है ना, में आपको क्या करना है, ये टॉपिक चलो कर ही लो, ये टॉपिक अच्छे से पढ़। इस टॉपिक में जितना भी बताया है, चाहे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ भी हो, पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जीवीएफ क्या होता है। जब हमारी डेप्थ धीरे धीरे चेंज होती है, जब हमारी जो फ्लो की डेप्थ है वो धीरे धीरे चेंज होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, तब उस कंडीशन में जो हमारा फ्लो होता है उसको हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो देख सकते हैं। अब आप देख लो, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंजेस आ रहा है। Gradually varied flow occurs when the flow is influenced by the channel's slope। और चैनल, अगर चैनल स्लोप ज्यादा होगा तो जो हमारी डेप्थ है वो धीरे धीरे चेंज ना होकर वो सडनली ज्यादा चेंज, और जब वो ज्यादा चेंज होगी तो वो हमारे लिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो नहीं बनेगा, उस कंडीशन में वो रैपिड वेरिड फ्लो बन जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, इसीलिए हमारे पास जो ये है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है हमारा, व्हेन द channels slope, roughness and shape as well as fluid properties also। तो विस्कोसिटी और डेंसिटी फ्लूइड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो फ्लो डेप्थ और वेलोसिटी है वो चेंज होती है धीरे धीरे अलोंग द चैनल ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्राइविंग द फ्लो एंड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपोजिटिंग। ये था हमारा जीवीएफ। अब आता है हमारी अजम्पशंस। अजम्पशंस में सबसे पहले आती है हमारी स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्लो हमारा स्टडी होगा, मीनिंग जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे टाइम के साथ। वन डायमेंशनल फ्लो में हमारा जो फ्लो है वो वन डायमेंशनल होगा, मतलब जो हमारी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगे पूरे हमारे चैनल के क्रॉस सेक्शन के साथ। नेक्स्ट आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, विच मीन्स जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। देन आता है ग्रेजुअल चेंज, जो हमारी फ्लो डेप्थ और वेलोसिटी है उनमें जो चेंज होता है वो ग्रेजुअली होता है एक लंबी डिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब है कोई भी सडन जंप आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोस्टैटिक है, विच मीन्स जो हमारा प्रेशर है वो वेरी करेगा लीनियरली डेप्थ के साथ। कोई लेटरल फ्लो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा पूरे चैनल के साथ। कांस्टेंट चैनल विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा चैनल विड्थ है कांस्टेंट है, मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं वो ग्रेजुअली हो रहे हैं पूरी डिस्टेंस के साथ, मतलब एक लंबी डिस्टेंस पर। अब आता है नेक्स्ट, हमसे पूछा था इसकी लिमिटेशंस। देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 कर दिया है, ठीक, मैं कर दो, लेकिन जब पूरी थ्योरी होती है उसमें ना करो तो अच्छा होता है, वैसे तो इसमें भी ना करो। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें छोटू से सर्कल स्टार कुछ भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग की जगह। तो हमारे लिए और हमारे लिए आपके लिए सही रहेगा, वैसे तो हाँ और अच्छे मिलेंगे, ठीक। कोई भी सिंबल बनाओ चाहे, बस नंबरिंग मत करो, दूर से पता चल जाए हमने 6 पॉइंट लिखे हैं 7 पॉइंट। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस में सबसे पहले हम देखें अगर वन डायमेंशनल फ्लो के लिए तो जीवीएफ एज्यूम करता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यूनिफॉर्म है पूरे सेक्शन पर, बट
कैन नॉट अकाउंट द कॉम्प्लेक्स 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो के, तो हम कर नहीं सकते। जो अब इसमें बोला गया है इग्नोर करने हमें लेटरल फ्लो एंड इनफ्लो आउटफ्लो को। डीवीएफ एज्यूम करता है कि कोई लेटरल फ्लो और इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, विच कैन बी सिग्निफिकेंट इन सम केसेस में हमें देखना पड़ेगा। चैनल विड्थ एंड स्लोप लिमिटेशंस, डीवीएफ में एज्यूम किया जाता है कांस्टेंट और ग्रेजुअली चेंजिंग हो रहे हैं चैनल की विड्थ में, और जो स्लोप है वो छोटा है, बट जो सडन चेंजेस और स्टेप स्लोप को हम नहीं कंसिडर करते। इनकम्प्रेसिबल फ्लो ओनली, तो जीवीएफ ने देखा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, लेकिन ऐसा सच नहीं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अजम्पशन में क्या है हमारे पास, इसमें है डीवीएफ ने एज्यूम किया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है कि ये एक्यूरेट हो सकता है कुछ केसेस में, हर एक केसेस में। नो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इफेक्ट, जो जीपीएफ है उसने इग्नोर की हुई है सारे सरफेस टेंशन और जो हमारी विस्कोसिटी इफेक्ट्स हैं, लेकिन कहीं पर कुछ फ्लो के लिए ये चीजें जरूरी होती है कंसीडर करना। लिमिटेड टू सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो, डीवीएफ क्रिटिकल फ्लो को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो के साथ चलता है। न्यूमेरिकल डिफिकल्टीज, जो जीपीएफ इक्वेशन है वो चैलेंजिंग होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए हमने चैनल जियोमेट्रीज और कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द वेरियस फ्लो प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ नेट इज नीट। अच्छा टॉपिक है, अच्छी किस्मत रही तो एग्जाम में देखने के लिए पर्टिकुलर को मिल सकता है, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो हमारे पास प्रोफाइल जो है वो एम प्रोफाइल, एस प्रोफाइल ही हमें ड्रॉ करनी है, बाकी हमें एडवर्स, क्रिटिकल और जो हॉरिजॉन्टल वाली उनको छोड़, माइल्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल ये देखनी है। इसमें हमें M1, M2, M3 मिलेगी, S1, S3। पहले मैंने आपको इनको याद करने की ट्रिक बताई थी, फिर आगे चलते हैं। जो हमें यहाँ पर फ्लो प्रोफाइल्स बनानी है, वहां पर हमारे पास वाई एन वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ है, दो फिक्स डेप्थ हैं। अगर डिस्चार्ज एन और एस नॉट हमारे फिक्स्ड रहते हैं तब वाई एन नॉर्मल डेप्थ, वाई सी क्रिटिकल डेप्थ है हमारे पास। तो जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन के एंड डिस्चार्ज ऑफ दिस चैनल के। तो जो हमारी है वो क्या होगी, हमारी वाई सी वो हमारा होगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर। अब हमें तीन रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं वाई एन और वाई सी के बीच में। जब हमारा वाई एन ज्यादा होगा तब हमारे पास माइल्ड स्लोप बनेगा, जब वाई एन वाई सी इक्वल होंगे तो क्रिटिकल होगा, जब हमारे पास वाई एन वाई सी से छोटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्टीप स्लोप होगा। साथ ही साथ बेड स्लोप के साथ भी हमारे पास टू रिलेशन है, जब वो स्मॉलर देन जीरो होगा तो एडवर्स स्लोप इक्वल टू जीरो होगा हॉरिजॉन्टल स्लोप। माइल्ड स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टीप स्लोप को एस से, क्रिटिकल को सी से, हॉरिजॉन्टल को एच से और एडवर्स को एच से। टेबल के साथ दिया हुआ है, जैसे जैसे है ऐसे ऐसे लिख कर आएंगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाने वाला है। यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, वैसे तो मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, जहां जहां वाई नॉट है उसका मतलब वाई एन से है। यहाँ पर हम तीन डेप्थ पढ़ेंगे, वाई, वाई एन और वाई सी, और जहां हमारे पास क्या है वाई नॉट है वो मतलब हमारे पास वाई सी है। ठीक है, तो जब हमारे पास वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी होगा विच मीन्स माइल्ड स्लोप, ये सब क्रिटिकल फ्लो करेगा नॉर्मल डेप्थ पर। स्टीप के केस में क्रिटिकल डेप्थ जाता होती है नॉर्मल से, तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा नॉर्मल डेप्थ पर। क्रिटिकल फ्लो के केस में दोनों इक्वल होंगी तो क्रिटिकल फ्लो नॉर्मल डेप्थ पर। हॉरिजॉन्टल बेड के केस में एस नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कैन नॉट सस्टेन यूनिफॉर्म फ्लो। सेम एडवर्स स्लोप के केस में जब हमारे पास स्लोप स्मॉलर देन जीरो होगा तो वो भी हमारा सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, ठीक, और इन 5 को मिला के हमारे पास ये 5 चैनल की कैटेगरी आ गई है। तो इन 5 कैटेगरीज को देखकर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो भी है, अब हमने ये हमारे डायग्राम प्रिपेयर कर लिए हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास माइल्ड स्लोप, जिसमें कहा गया था कि हमारी क्रिटिकल डेप्थ कम होती है नॉर्मल डेप्थ से।
तो हम नॉर्मल डेप्थ को ऊपर बनाए, क्रिटिकल बनाए, नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीप स्लोप, जहां पर हमारी क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा होती है नॉर्मल डेप्थ से, तो सीडीएल ऊपर बना, हाँ एनडीएल नीचे बना। ट्रिक तो रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, उससे ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, वो वाली नीचे जाएगी। ठीक, क्रिटिकल के केस में दोनों इक्वल होती है, तो एक बनेगी सीडीएल एनडीएल, दोनों सेम है, इक्वल आ जाएगा। और एडवर्स के केस में हमारे पास एस नोट की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो मतलब निगेटिव आएगी, तो हमने बना दिया है। हॉरिजॉन्टल के केस में हमारे पास इक्वल्स टू जीरो होगा, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब इनकी हमारे पास क्या क्या है, जो हमारे पास 5 प्रोफाइल थी तो भी हमने और रीजन में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल हमें 12 मिलेंगी देखने के लिए। माइल्ड की 3 है, स्टीप की 3 है, क्रिटिकल की 2 है, हॉरिजॉन्टल की 2 है और एडवर्स की 2 है। हमें पता है यहाँ पर, एक बार फिर से वापस से वो ट्रिक्स सीख लो जिसको ना पता हो उसके लिए। वो क्या है, माइल्ड स्लोप के केस में हमें पता है हमारी अगेन जो ये वाई एन और वाई सी नॉट, वाई सी वाई एन एन वाई नॉट हमारे सेम, हाँ लिख देती हूँ वाई नॉट इक्वल टू वाई एन। माइल्ड स्लोप में एक चीज याद रखनी है कि हमारी नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती है। ठीक, माइल्ड के केस में हमें 3 प्रोफाइल बनाना, ठीक, बस। तो हमें क्या करना है, जब हमें ये प्रोफाइल बनानी है और मुझे ये पता है कि वाई एन ज्यादा होता है वाई सी से, तो जो हमारी और ये हमारी नॉर्मल डेप्थ, ठीक, वाई डेप्थ ले लो, तो वाई वाई और वाई, एक 1 2 3 हम ऐसे लिखेंगे ना, ये वाई वाई तो हो गया पहले में यहाँ, दूसरे में मिड में, तीसरे में लास्ट में। के बाद हमें इस केस में पता है वाई एन ज्यादा होती है देन वाई सी, वाई एन पहले लिखो फिर वाई सी, वाई एन पहले लिखो देन फिर वाई सी लिखो। यही चीज आपको यहाँ मिलेगी, रटने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये रहा, ये हमारी M1 प्रोफाइल, M2 M3 प्रोफाइल, इजी। सेम चीज करनी है हमें किस में, स्टीप स्लोप के केस में, यहाँ भी बनेंगे। स्टीप स्लोप के केस में मुझे पता है क्रिटिकल ज्यादा होता है, क्रिटिकल ज्यादा होता है तो हमें उसमें क्या करना है, अगेन वाई तो हमें लिखना है पहले में पहले, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, वाई डेप्थ लिख दी, देन वाई सी वाई एन, वाई सी वाई एन, वाई सी वाई एन, S1 S2 S3 तीनों प्रोफाइल बन गई। अब तीनों प्रोफाइल बन गई है, इनके डायग्राम भी ऐसे बहुत आराम से बनेंगे। क्रिटिकल के केस में हमें पता है वाई नॉट और वाई सी इक्वल होता है, 2 प्रोफाइल बनेंगी, ये वाई वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये एरोस तो आप लगा लोगे, मैंने बता दिया है बनाने के लिए, वाई नॉट और वाई सी इक्वल होते हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेन हमारी यही है। क्रिटिकल के केस में मिल गई। हॉरिजॉन्टल के केस में जब हमारे पास y ग्रेटर देन वाई सी होगा S2 प्रोफाइल बनेगी, y स्मॉलर देन वाई सी होगा S3 प्रोफाइल बनेगी। एडवर्स के केस में जब y ग्रेटर देन वाई सी होगा A2 और y ग्रेट स्मॉलर देन वाई सी होगा तो A3 प्रोफाइल बनेगी। यहाँ आती है माइल्ड स्लोप M1 M2 M3, ठीक, y हमारी यहाँ मिड में आ जाएगी। अब देखो ये इसमें हमारी नॉर्मल डेप्थ ज्यादा होती है तो वो हमने ज्यादा बना दी, मतलब एनडीएल ये रहा और सीडीएल ये रहा। ये रही हमारी M1 M2 M3 प्रोफाइल के साथ। सेम ऐसे ही हमें स्टीप के केस में भी यहाँ तीनों मिल जाएंगी, S3 S2 S1 मिल जाएगी हमारे पास। यहाँ पर मुझे पता है, लेकिन क्या वो क्या ये है कि ये केस में और यहाँ बन, ये वाली वाई सी है और ये वाई एन और वाई नोट कुछ, लेकिन सेम चीज लिखना, कहीं पर वाई एन कहीं पर वाई नॉट मत लिख कर आना, गड़बड़ हो जाएगी। या तो सिर्फ वाई एन लिखना या सिर्फ वाई नॉट आपको लिखना है। ऐसे ही हमारे क्रिटिकल स्लोप के केस में C1 C3 की प्रोफाइल, हॉरिजॉन्टल के केस में S2 S3 और एडवर्स के केस में A2 A3 प्रोफाइल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्लोप प्रोफाइल। अभी हमसे वहां सारी प्रोफाइल बनाने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैं बोलती हूँ टॉपिक पढ़ना बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द फीचर्स ऑफ फ्लो प्रोफाइल। यहीं पर अगर आप जो टॉपिक है फ्लो प्रोफाइल उसको पूरा कंप्लीट पढ़ के आए तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो बी वेरी श्योर आपका मिस हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी एम प्रोफाइल, M1 प्रोफाइल में कर्व जो होता है मोस्ट कॉमन ऑल GBF प्रोफाइल होती है। क्रिटिकल फ्लो गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द स्ट्रक्चर, जैसे कहाँ पर होता है ये हमें मिलेगी वियर्स डैम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड नेचुरल फीचर्स के लिए। के बाद M1 जो कर्व है वो एक्सटेंड टू सेवरल किलोमीटर्स बिफोर जॉइनिंग द नॉर्मल डेप्थ, को ज्वाइन करने से पहले बहुत लंबा जाता है माइल्ड स्लोप। M2 प्रोफाइल, M2 प्रोफाइल के लिए जब हमारे पास सब क्रिटिकल फ्लो एक्सपीरियंस करता है सडन ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां हमारा, और ये कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्शन टाइप ट्रांजिशन में और कैनाल आउटलेट पर मिल सकता है। M3 प्रोफाइल के लिए दूसरी चीज डायग्राम्स में बना के आने, फ्लो प्रोफाइल की डिटेल पूछिए, लेकिन जस्ट इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें सारी प्रोफाइल M1 M2 M3 S1 सब है, वो सब आपको डायग्राम यहाँ इसमें नहीं है, वो आपको लेकिन वहां से लेकर यहाँ करने हैं डायग्राम्स होने। ठीक, M3 प्रोफाइल हमारे पास सब क्रिटिकल स्ट्रीम एंटर्स करती है माइल्ड स्लोप चैनल पर। ये हमें कहाँ मिलता है, स्पिलवे में, स्विच गेट में देखने के लिए मिलेगा। M3 कर्व की स्टार्टिंग में हमें एक स्मॉल स्ट्रेच मिल जाता है, सडन चेंज जो RVF रैपिडली वैरिड फ्लो के केस में आता है, डाउन स्ट्रीम पे हमारा टर्मिनेटेड हो जाता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोलिक जंप आ गया है। अब अगर हम M1 M2 M3 देखें कर्व, तो ये हमारे शॉर्ट लेंथ के लिए यूज होते हैं। माइल्ड स्लोप जो मैं अभी पीछे बात कर रही थी, जंप यहाँ पर भी है लेकिन वो भी बना कर आना, ये हमारा यहाँ सडन जंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आती है S प्रोफाइल। S1 प्रोफाइल हमारी कब आएगी, जब सब सुपर क्रिटिकल फ्लो जाएगा स्टीप चैनल के साथ और वो टर्मिनेट हो जाएगा हमारा डीप पूल में किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए, जैसे वियर और डैम की बात करें। जो S1 कर्व है वो हमारे फ्लो चेंज होते हैं सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो के साथ, हाइड्रोलिक जंप वहां मिलता है हमें, और जो S1 कर्व है वो ज्वाइन करता है डाउन स्ट्रीम पूल को। ये रहा S1 कर्व डाउन स्ट्रीम नीचे आ रहा है। नेक्स्ट आती है S2 प्रोफाइल, आपको यहाँ मिल रही होगी, जो एंट्रेंस करता है रीजन में स्टीप चैनल के, लीड करता है रिजर्वायर एट अ ब्रेक ऑफ ग्रेड फ्रॉम माइल्ड स्लोप टू स्टीप। ठीक है, S2 कर्व हमें कम लेंथ में देखने के लिए मिलेगा। ये रहा S3 ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कर्व रिजल्ट व्हेन अ फ्री फ्लो फ्रॉम अ स्लुइस गेट एंटर अ स्टीप फ्लो और अ डाउन साइड पर जब आ जाएगा, और अ फ्लो एग्जिटियर फ्रॉम अ स्टीपर स्लोप और टू लेस। ठीक, ACH प्रोफाइल तो कमी से देखने के लिए मिलती है, छोड़ दो, इतना कराना पूरे मार्क्स में। व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल, अब देख रहे हो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं जिससे आपको पता चल सके एक ही टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ, उन्हें घुमा के तोड़ के मरोड़ के एक टॉपिक से अलग अलग टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समटाइम्स पर्टिकुलर टॉपिक से ही आपको 1 to 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वो 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यही चीज होती है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक चैनल है, सेम चीज पीछे ही बताई थी वही चीज है यहाँ पर, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ, ठीक देख लेना आप। के बाद यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 3 के केस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हाइड्रोलिक जंप। ये जो हाइड्रोलिक जंप टॉपिक आ गया है, टॉपिक को, इस टॉपिक की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना। What do you understand by the term hydraulic jump? Discuss the classification of hydraulic jump and practical application of hydraulic jump. अब जब हम फ्लो कंडीशन चेंज होती है, चेंज मतलब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाती है, तो जो रिजल्ट है उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, टर्बुलेंट रोलर्स होते हैं, और उसी को हम हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोलिक जंप की जगह अगर स्टैंडिंग वेव आ जाए तो ध्यान रखना। मेरा सुपर क्रिटिकल फ्लो अंडर अपस्ट्रीम कंट्रोल से हमारे पास ये जा रहा है सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक,
जो हमारे पास चेंज हो रहे हैं, जो हमें इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एक छोटे से में अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो बाउंड्री फ्रिक्शन है वो कम होगी बहुत सारे केसेस में। अब जो हाइड्रोलिक जंप है, जब हमारा वाटर मूव करता है सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी से इन अ रिलेटिवली शैलो स्ट्रीम में, स्ट्राइक वाटर हैविंग लार्ज डेप्थ और सब क्रिटिकल वेलोसिटी पर। एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेगा ये हमें देखने के लिए, हाइड्रोलिक जंप डाउनस्ट्रीम स्लुइस गेट के बॉटम ऑफ स्पिलवे में व्हेन स्टीप चैनल चेंजेस टू फ्लैट चैनल, डाउनस्ट्रीम ऑफ नैरो चैनल और इरिगेशन चैनल फॉल पर हमें मिल जाएगा। के बाद इसकी एप्लीकेशंस भी हमसे पूछी गई थी, तो एप्लीकेशंस में ये यूजफुल मींस ऑफ डिसिपेटिंग एक्सेस एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर स्पिलवे एंड अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और थ्रू स्लुइस एंड thus preventing possible erosion और डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ दीज स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जो वाटर लेवल में राइजेस होता है इरिगेशन में मिलेगा हमें देखने के लिए। डिस्चार्ज इंक्रीज होता है थ्रू अ फ्लुइस बाय होल्डिंग बैक ऑफ टेल वाटर, हमें किस जो हमारे पास एप्रिल होता है उसके वेट में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की वजह से, डेप्थ इंक्रीज होती है। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आ जाता है, देखो आपसे वो सिर्फ इतना पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रोलिक जंप एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे वो ये भी कर सकता है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, सेपरेटली भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट आती है हमारा अंडुलर जंप, जिसमें अगेन डायग्राम्स जहां जहां हैं वहां आपको सारे डायग्राम्स बनाकर आने हैं। वाटर सरफेस इज अंडुलेटिंग विद अ वेरी स्मॉल रिपल्स ऑन द सरफेस, ठीक यहाँ पर हमारे पास बहुत हमें छोटे छोटे रिपल्स मिलेंगे सरफेस पर देखने के लिए। सेकेंड डेप्थ रेशियो y2/y1 में भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। f1 की वैल्यू 1 से 1.7 के बीच में, EL/E1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के बीच में मिलेगी। वीक जंप के केस में जो फ्रॉड नंबर होता है f1 1.7 से 2.5 के बीच में मिलेगा, EL/E1 5 to 18% मिलेगा। जो स्मॉल रोलर्स होते हैं वो जंप करते हैं सरफेस पर, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम वाटर सरफेस है वो हमारा स्मूथ ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑस्किलेटिंग जंप, जिसमें हमारे पास f1 की वैल्यू 2.5 से 4.5 के बीच में मिलेगी। EL/E1 18 to 45% देखने के लिए मिलेगा। जो एंटर होता है जेट वाटर की अगर हम बात करें, जो ऑस्किलेट करेगा रैंडम मैनर को बेड और सरफेस के बीच में, यहाँ पर जो हमें कॉमनली कैनाल्स में देखने के लिए मिलेगा ये चीज है। नेक्स्ट आता है स्टडी जंप, यहाँ पर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 4.5 से ज्यादा और 9 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। EL/E1 का रेशियो 45 से 70 के बीच में होना चाहिए। ये जो जंप होता है वो वेल एस्टैब्लिश्ड होता है, रोलर एंड जंप एक्शन ये फुल्ली डेवलप्ड मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप। स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप में हमारे पास f1 की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी। EL/E1 जो है हमारा वो हमारा ग्रेटर देन 70% होगा। इसमें क्या होगा हमारा ये जो ड्यूरिंग दिस जंप है वाटर सरफेस जो है हमारा बहुत रफ देखने के लिए मिलेगा, चॉपी मिलेगा। कॉन्टिन्यूसली जो हमारा है इसमें वो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर डाउनस्ट्रीम जो हमें देखने के लिए मिलेगी एक लंबी डिस्टेंस के साथ, जिसमें हमारा सेकेंड डेप्थ रेशियो जो है वो हमारा क्वाइटली लार्ज होने वाला है और हमारा साथ में एनर्जी डेसिपिएशन जो है वो बहुत एफिशिएंट हमें यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जंप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक, अब हमसे लोकेशन के बेस पर भी पूछी गई है तो वो बता देते हैं। फर्स्ट है हमारा जंप एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब जहां पर हमारे y1 और y2 दोनों वैल्यू सेम हो जाए। जब हमारी y1 और y2 डेप्थ इक्वल हो जाए तो वहां पर हाइड्रोलिक जंप आता है फ्रॉम अ वीना कॉन्ट्रैक्टा और उसको हम फ्री जंप एट वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड जंप, जहां पर हमारी y2 डेप्थ y1 से ज्यादा होगी। तो जब ये ज्यादा होगी तो एक रैपिड डाउनस्ट्रीम होगी वीना कॉन्ट्रैक्टा पर और इस जंप को हम रैपिड जंप कहते हैं विद सेकेंड डेप्थ इक्वल और लेस देन y2 हमारे पास देखने के लिए मिलेगी जो हमारी सेकेंड डेप्थ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हमारा सबमर्ज जंप और ड्रोन जंप, जहां पर हमारे पास y1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी y2 से। जब हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी
तो वहां पर हमारे पास सब क्रिटिकल स्ट्रीम जो है वो सबमर्ज हो जाएगी और जो रिजल्टिंग जंप है उसको हम कहेंगे सबमर्ज्ड और ड्रॉन जंप कहेंगे। के बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और मैं क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ क्योंकि वन शॉट में भी ये आपको मिल चुका है, तो प्लीज इसका आंसर आप वहां से देख लेना, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं। एक क्वेश्चन है, ड्राइव द मोमेंटम इक्वेशन फॉर्मूलेशन ऑफ द जंप। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जो मोमेंटम इक्वेशन है वो ड्राइव करनी है और कुछ नहीं करना है। हमारे वन शॉट वाली वीडियो में आपको यूनिट नंबर 3 में ये देखने के लिए मिल जाएगी वो इसका सॉल्यूशन। के बाद एक क्वेश्चन है, देखो अलग अलग टाइप से पूछा गया, व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, व्हाई मोमेंटम इक्वेशन इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप, रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन अल्टरनेट डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप एंड फ्रॉड नंबर। हाइड्रोलिक जंप का जितना भी पोर्शन है वहां से सब देख लेना, उसके बाद हमें मोमेंटम इक्वेशन लगा देनी। इसी में कोई सेकंड लाइन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर, ये भी आपको मिल जाएगा वहीं पर। व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन अल्टरनेट डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप एंड फ्रॉड नंबर, सेम देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये आपको डिटो मिल जाएगा। बस इसमें जो एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी जो शायद आपको ना मिले, मोमेंटम इक्वेशन के यूजेस, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ड्यू टू हाई टर्बुलेंस और शेयर, तो एक्शन है रोलर के, देयर इज कंसिडरेबली लॉस ऑफ एनर्जी इन द जंप। किसके बीच में, जो हम दो सेक्शन कंसीडर करते हैं 1 और 2, जब हमारी हाई एनर्जी लॉस होता है तो जो नेचर होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करने के लिए, एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हमारे सेक्शन 1 और 2 के बीच में। ठीक, अब इन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, के बाद आगे चल के जब देखते हैं, ठीक, जो हमारा इसका डेरिवेशन है, हाँ ये रहा, ये हो गया हमारा मोमेंटम इक्वेशन। देन इसका सॉल्यूशन देखना है हमें, ये हमारी यूनिट नंबर, ठीक, यूनिट नंबर 3। तो इसमें जब हम डेरिवेशन देखते हैं, हमने कंसीडर करा है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ जिसका डेप्थ ऑफ फ्लो y है। जब हमने यहाँ सीकेंड डेप्थ रेशियो लगाया, y बार हमने लिया तो ये y/2 के इक्वल होगा, a y बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पर एरिया b इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, b इंटू वाई होने के साथ साथ हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ हमने इस एरिया की वैल्यू b इंटू वाई रख दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हमने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाय b इस इक्वेशन को, तो हमें यहाँ मिलेगा y²/2 प्लस क्यू² अपॉन GB² टू y इज इक्वल टू क्यू। ये जो q² है यहाँ, q² अपॉन b², ये हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट वर्थ, स्मॉल q² हो जाएगा। तो हमने वो यहाँ रख दिया है वैल्यू। जब हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन कॉन्जुगेट डेप्थ, तो हमारे पास जो y1 y2 डेप्थ ऑफ फ्लो है हाइड्रोलिक जंप में, देखें E1 इज इक्वल टू E2, वैल्यू रख दो। ये हमारे पास था ना y प्लस v1² अपॉन 2g, सॉल्व करके हमारे पास यही आ रहा है अभी। तो सेक्शन 1 के लिए 1 1 डाल दो, 2 के लिए 2 2 हमने डाल दिया। फिर हमने क्या करा है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लिया है। इन दोनों को एक साथ लिया है तो q²/g कॉमन था, कॉमन निकाले, ये दोनों एक साथ लिख लिए। देन जब हमने इसको सॉल्व करा, y वाली चीज एक साथ लिख ली, हमारे पास ये आया। अब रेक्टेंगुलर चैनल के केस में फ्रॉड नंबर देखते हैं, v अपॉन √g इंटू वाई। इस v की जगह मैंने वेलोसिटी की जगह अपना रख दिया है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू b इंटू वाई है, वो भी पुट कर दी है, और ये जो q/b है ये हमारा हो जाएगा स्मॉल q। तो f², अब हमने क्या करा, √ हटाना था तो हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, वहां पर मुझे ये मिला f² इज इक्वल टू q² अपॉन GY3। ठीक है, तो यहाँ से माने मेरा फॉर्मूला आ गया, f1² इज इक्वल टू q² अपॉन G1 GY1³ और f2² इज इक्वल टू q² अपॉन GY2³। अब ये जो q² बाई g है,
सॉरी, की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जैसे ये है क्यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू चाहिए ना, एफ स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। ठीक, तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, यहाँ पर इस क्यू स्क्वायर बाय जी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सारी वैल्यूज पुट करी, ये जो y1 क्यूब था इसको हम इधर लेके चले गए, यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, जो कट रहा होगा उसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद हमारे पास कुछ ये आया, ये आने के बाद इक्वेशन नंबर 3 आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर अपॉन 2, y2 अपॉन y1 के केस में मिल गया। इसको हमने क्या करा था, 1/2 को बाहर निकाल दिया। सिमिलरली ये तो y2 अपॉन y1 है, अगर मुझे y1 अपॉन y2 करना होगा तो बस यहाँ फ्रॉड नंबर का चेंजेस आएगा, इसमें f1 था इसमें f2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ हाइड्रोलिक जंप एज एन एनर्जी डिसिपेटर below a hydraulic structure. Hydraulic jump is sometimes used as energy dissipator at the toe of the spillway of a dam. Why? डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है, लेकिन पूछी सेम चीज है, हमें सेम चीज ही बतानी है। तो यहाँ देखते हैं, ड्यू टू हाई एनर्जी, बेसिकली हमें इसमें एनर्जी डिसिपेटर करना है, तो ड्यू टू दी हाई एनर्जी लॉस होने की वजह से जो इस समय पे जंप के समय पे तो एक अडॉप्टेशन हो जाता है पार्ट में एनर्जी डिसिपेटर के सिस्टम के, उसको देख लेते हैं। जो स्टिल बेसिन होता है डाउनस्ट्रीम पोर्शन में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के, जहां पर हमारा एनर्जी डेसिपेटर होता है, तो हम अलाउ कराते हैं कि वो जो आउट गोइंग स्ट्रीम है वो सेफली डिस्चार्ज कर पाए हमारे चैनल को। अब जो फंक्शन है स्टिल बेसिन का, वो प्रोवाइड कराता है स्टेबल और गुड जंप हमारी हाई एनर्जी डेसिपेशन के साथ। स्टिल बेसिन जो है वो फुल्ली पेव्ड सेक्शन होता है, मोर एडिशनल होता है साथ में। ठीक, अब इन सब की वजह से हमारे पास जो शूट ब्लॉक्स होते हैं, बैफल ब्लॉक्स होते हैं, इन सब का, और जो हमारी लेंथ ऑफ जंप और टेल वाटर आता है डेप्थ का, वो रिड्यूस होता जाता है हमारे अनएडेड जंप से। ये रहा हमारे पास एनर्जी डेसिपेटर का डायग्राम, जहां हमारे पास यहाँ शूट ब्लॉक्स हैं, बैफल पायर्स हैं, और ये हमारी एंडसेल लगी हुई है। जहाँ पर शूट ब्लॉक्स का काम होता है स्प्लिटिंग एरिएशंस ऑफ फ्लो का, बैफल वॉल्स हमारी क्या प्रोवाइड कराती है, एडिशनल रेसिस्टेंस फ्लो को। एंडसिल जो होती है वो लिफ्टिंग करवाती है आउटगोइंग स्ट्रीम को इनटू अ ट्रेजेक्टरी सो दैट बेसिन एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू स्करिंग एक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास what are backwater and salinity, prove that salinity C is equals to, यहाँ भी हमारे पास हमें इसमें बताना है C/1, ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें सैलिनिटी बतानी है यहाँ पर, और बैक वाटर की अगर मैं बात करूँ तो जो बैक वाटर है वो रेफर्स करता है वाटर बैक्ड अप इन इट्स कोर्स बाय एन ऑब्स्ट्रक्शंस, तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पानी बैक मार जाएगा, और समटाइम्स बाय एन अपोजिट करंट, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक वाटर हो सकता है और अपोजिंग करंट की वजह से हो सकता है। सैलिनिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सर्ज रिलेटिव टू द इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इन दी कैनाल इज कॉल्ड इट सैलिनिटी। जो हमारी वेलोसिटी होती है सर्च की, वो रिलेटिवली, अगर हम इनिशियल फ्लो वेलोसिटी की बात करें कैनाल में, तो उसको हम सैलिनिटी ऑफ सर्च बोलते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाउन स्ट्रीम के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू VW माइनस VW1। अब स्ट्रीम के केस में बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, VW वेलोसिटी ऑफ सर्च वेव है, V1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है स्ट्रीम की। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है √1/2 इंटू G/2 अपॉन Y1 इंटू Y1 प्लस Y2, जहाँ पर Y1 एंड Y2 इनिशियल और फाइनल डेप्थ है। सर्च हाइट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Y2 माइनस Y1 करेंगे तो हमें सर्च की हाइट मिल जाएगी।
वेव स्मॉल है, हमारी हाइट y1 y2 के इक्वल हो जाएगी, और जब ये हो जाएंगी तो हमारे पास इज इक्वल टू अंडर रूट j इंटू वाई आ जाएगा। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4, जहाँ यूनिट नंबर 4 में रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप विद डिटेल कुछ भी मत छोड़ना, बहुत अच्छे से करना, डजंट मैटर इसमें पूरे डिटेल के साथ क्वेश्चन हो या ना हो। तो टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप विद अ नेट। इस डायग्राम आपको बनाकर आना ही है, चाहे हमसे बोला गया हो या ना बोला गया। सबसे पहले आते हैं हम वर्किंग पर। तो अगर हम रिलेट स्मॉल डिस्चार्ज के साथ पंप करने के लिए हाई स्पीड पे काम करता है, उसके लिए अच्छा होता है। रेसिप्रोकेटिव पंप ऑपरेट करता है लो स्पीड पे, बट जो उसकी रोटेटिंग स्पीड होती है एनर्जी सप्लाई करने के इक्विपमेंट की वो ज़्यादा होती है, और वो इक्विपमेंट हमारा मोटर होता है। तो इसलिए जो कपल लगता है इलेक्ट्रिक मोटर बाय वी बेल्ट सो दैट आरपीएम पंप कैन बी रिड्यूस। ये जो संक्शन एंड डिलीवरी वॉल्व होते हैं वो वन वे वॉल्व होते हैं, मतलब अगर पानी उससे जाएगा तो सिर्फ जाएगा, वापस आएगा नहीं, और अगर पानी उससे आ रहा है तो सिर्फ आएगा, वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो नॉन रिटर्न वॉल्व्स होते हैं विच अलाउ टू वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। संक्शन वॉल्व अलाउ करता है वाटर को संक्शन पाइप से उसके सिलेंडर तक ले जाने के लिए। यहाँ पर हमारा जो है वो डिलीवरी वॉल्व अलाउ करता है वाटर को सिलेंडर से डिलीवरी पाइप तक। ठीक, तो ये रहा हमारा डायग्राम जो आप लोगों को बनाकर आना है। हमारा समफेल संक्शन पाइप है, यहाँ पर हमारे पास संक्शन वॉल्व लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर हमारे पास डिलीवरी वॉल्व है, ये डिलीवरी पाइप है। ठीक, और इसके साथ साथ ये पिस्टन है, ये पिस्टन रोड है, कनेक्टिंग रोड लगी हुई है, कैंक लगा हुआ है 0। ये अगेन आपको अभी आगे मिलेगा 0, 190, 180, 270, 360 डिग्री। जो लेंथ है इसकी वैल्यू हमारी 2r होती है। डिलीवरी और संक्शन इज ऑफ। अब क्रैंक जो हमारा रोटेट करता है A to C, ये हमारा सेंटर हो गया A to C 2 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ आ गया 180 डिग्री, यहाँ आ गया हमारा 270 डिग्री, और अगेन आ जाएगा। इतनी जरूरत नहीं है, ये ही जरूरत है हमें। तो हमारे पास जो जब A to C करेगा बीच में हमारा 0 से 180 के बीच में होगा, A से C तक 0 से 180 के बीच में होगा। तो पिस्टन जो मूव करेगा वो टुवर्ड्स राइट करेगा सिलेंडर के। मूवमेंट जो पिस्टन का है वो टुवर्ड्स राइट चलेगा, क्रिएट करता है वो एक पार्शियल वैक्यूम सिलेंडर में। लेकिन अगर हम सरफेस पर देखें लिक्विड के तो संप आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर लगता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सिलेंडर के अंदर हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। लिक्विड जो है वो फोर्स करता है संक्शन पाइप में संप से, जो ओपन करता है संक्शन वॉल्व को और एंटर कर जाता है सिलेंडर में। जो हमारी क्रैंक है वो रोटेट करेगी जब C2A मतलब 180 to 360, जब ये हमारी C2A रोटेट करेगी तो पिस्टन जो है वो एक्सट्रीमली राइट में मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द सिलेंडर के। जो मूवमेंट है पिस्टन का टू लेफ्ट में वो इंक्रीज करेगा प्रेशर को लिक्विड के जो सिलेंडर के अंदर है, इससे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा करेगा, जो हमारे सक्शन वॉल्व को बंद कर देगी और डिलीवरी वॉल्व को ओपन कर देगी। Hence liquid is forced into delivery pipe and is raised to the required level पर वो पहुंच जाएगा। बस इतना ही, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। एक्सप्लेन विद द नेट स्केच द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो क्लासिफाई किया गया है रोटोडायनेमिक टाइप ऑफ पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारा क्लासिफाई किया गया है वो रोटोडायनेमिक टाइप ऑफ पंप से, उसमें क्या होता है डायनेमिक प्रेशर डेवलप होता है जो लिफ्ट करता है लिक्विड को लोअर टू हायर लेवल पर। तो अब उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम देख लेते हैं। वो रिवर्स में चलता है, रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केस में चलेगा, जो हमारे पास वाटर को टेल रेस से डिलीवर करता है उसके हेड रेस तक।
सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पर, वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के, जिसका मतलब है जब हमारे सर्टेन मास लिक्विड के वो रोटेट हो रहा है एक्सटर्नल टॉर्क पर, तो वहां पर जो राइज होगा प्रेशर हेड में रोटेटिंग लिक्विड आपको देखने के लिए मिलेगा। rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional in the to the square of tangential velocity of the liquid at that point। अभी आगे आपको पता चल जाए, ठीक है। जो हमारा राइज हो रहा है प्रेशर हेड में, तो u स्क्वायर अपॉन 2g और इस u की वैल्यू रखेंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। जो हमारी आउटलेट है इम्पिलर की, वो वहां पर हमारी रेडियस ज़्यादा होगी, जो हमारा प्रेशर हेड है वहां पर राइज देखने के लिए मिलेगा हमें ज़्यादा, लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज होगा आउटलेट पर हाई प्रेशर हेड के साथ। अब इस हाई प्रेशर हेड के साथ होने की वजह से जो लिफ्ट करेगा वो हाई लेवल पर, और इसी के साथ साथ जो जनरल डायरेक्शन है फ्लो की हमारे लिक्विड की, वो पैसेज ऑफ रोटेटिंग इम्पिलर रोटोडायनेमिक, ठीक। अब रोटोडायनेमिक पंप को कैसे क्लासिफाई किया गया, सेंट्रीफ्यूगल और मिक्स्ड पंप। इसलिए स्टार्टिंग में बताया गया था सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटोडायनेमिक का टाइप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिवर्स चलता है ऑफ रेडियली इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के साथ। मिक्स्ड फ्लो के अंदर हमारे पास रिवर्स होता है मिक्स्ड फ्लो टाइप ऑफ टरबाइंस के साथ, ठीक है। अब देखो इन आ लिक्विड ऑफ रोटेटिंग, सबसे पहले तो डायग्राम देख लो, छोटा सा सिंपल सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का नहीं है, देख लो। क्या है, if a liquid is rotating with a sufficient high velocity so as to enable it rise beyond the walls of the container of it liquid, का कहने का मतलब है, इसको पढ़ लेना क्या लिखा है देख लो। कंटेनर, यहाँ से हमने क्या करा, लिक्विड पाइप लगाया हुआ है, यहाँ से हम ले जा रहे हैं लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जब हम इस कंटेनर में ले जा रहे हैं, जो वॉल्स है, अब हमें देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास ओमेगा वेलोसिटी आ रही, इसकी बाउंड्रीज से होते हुए बाहर जा, अदर सोर्स किसमें जा रहा है, हमें ये अदर सोर्स में जाता हुआ दिख रहा है, बाउंड्री ये हमारा यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैविटेशन एंड व्हाट प्रिकॉशंस आर टेकन अगेंस्ट कैविटेशन। कैविटेशन वर्ड गंदगी जिस दांतों में जम जाती है, कैविटी जाती है, वही हमारे पंप खराब होने लगे। तो we know that cavitation is likely occur at a point where the absolute pressure of liquid is less than vapor pressure। Basically क्या देखना है हमें देखना है जो एब्सोल्यूट प्रेशर है लिक्विड का वो कम होगा हमारे वेपर प्रेशर, और साथ में अगर हम देखें जो हमारे पास पॉइंट है लोवेस्ट प्रेशर का संक्शन स्ट्रोक के केस में ए डैश, बिगनिंग ऑफ द, आगे दिखाऊंगी, ये रहा, यहाँ देख लेना, देख लो, ठीक। ये हमारा डायग्राम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट है। सबसे पहले था हमारे पास, बना दे, सबसे पहले हमारे पास ये संक्शन और डिलीवरी के केस में, के बाद हमारे पास ये हो गए, ठीक। अब हमारे पास फिर हमारे पास ये है ए बी और डी, देन उसके बाद ए डैश बी डैश सी डैश डी देखने के लिए मिलेगा संक्शन और डिलीवरी के केस। तो इसीलिए जो ए डैश है वो मोस्ट लाइकली पॉइंट है जहां पर कैविटेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। नेट पॉजिटिव प्रेशर जो हमारा आ जाएगा पी एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाय गामा माइनस एच प्लस ए अपॉन ए डब्ल्यू। ये डायग्राम हमारा हो चुका है। देन अब अगर हम देखते हैं, अगर हमारी पी वी बाय गामा की वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब है अगर 2.5 मीटर ऑफ वाटर 23 सेल्सियस के केस में कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम इक्वेशन के केस में आगे देखें तो जो हमने लिमिटेशन पुट करी है संक्शन हाइट, जो हमारी संक्शन हाइट है इसकी पंप की जो एल एस से रिप्रेजेंट करी है और संक्शन स्पीड हमारी ओमेगा से है पंप की, तो एक्सक्लरेट करेगा हाइट उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा तो 10.3 माइनस एच एस माइनस एल एस इंटू ए अपॉन ए एस टू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारे स्मॉलर देन होना चाहिए गामा से। ऐसे ही 20 डिग्री सेल्सियस पर पीवी का गामा 2.5 मीटर हेड के लिए हमारे पास ये निकल के आएगा, ये हमारा 7.8 मीटर ऑफ वाटर। ओमेगा अगर हमें फाउंड करना है कैविट, अब देखो जो कैविटेशन है वो हम उस क्या ले रहे हैं, ऑर्डिनरी तो नहीं है हमारे पास डिलीवरी स्ट्रोक के केस, लेकिन एलडी आ जाए डिलीवरी स्ट्रोक की हाइट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो लेंथ है डिलीवरी पाइप की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिलीवरी हेड बहुत कम हो जाएगा, तो नेट पॉजिटिव हेड हमें डी डैश पर मिलेगा देखने के लिए, बट लेस देन होगा वो हमारा वेपर प्रेशर हेड ऑफ वाटर से। ठीक है, अब अगर हम नो कैविटेशन की कंडीशन में बात करें तो वहाँ पर हमारे पास नेट पॉजिटिव हेड डी डैश हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। जब हमारा ये 2.5 से कम होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, क्या फ़ायदा बार बार रिपीट के, ये आप देख लेना आगे। ठीक है, सारी वही चीज़ें हैं, क्या होगा क्या नहीं। के बाद आते हैं यूनिट नंबर 5 पर, डिस्क्राइब द पेल्टन व्हील टरबाइन एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट ऑल्सो। पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन बात एक है। तो जो हमारा टेंजेंशियल फ्लो होता है इम्पल्स टरबाइन में, तो जो वाटर स्ट्राइक करता है बकेट पर अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर के, वहाँ पर हमारी जो एनर्जी है इनलेट पर टरबाइन के वो काइनेटिक एनर्जी होती है। प्रेशर इनलेट पर और आउटलेट पर एटमॉस्फेरिक हमें मिलेगा। इसके जो मेन पार्ट्स है नजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, रनर एंड बकेट, केसिंग और ब्रेकिंग जेट हमें मिलेंगे। ठीक, ये हमारा उसका डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा ग्रॉस हेड हो जाएगा, पूरा हेड रेस हो जाएगी, डैम बना हुआ है, नीचे पेनिस्ट्रोक है, ये रहा नजल, टरबाइन यहाँ लगा हुआ है, ये उसकी वेन है और ये रही टेल। यहाँ पर अगेन डिटेल में सीधा साधा डायग्राम दिख रहा है, बनाकर आना है। पेनिस्ट्रोक स्पेयर है, नजल है, जेट ऑफ वाटर हमें दिख रहा है, केसिंग और वेन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। एक एक एफिशिएंसी मैंने आपको करवाई है, वन शूट हाथ से उठा के कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। मैं आने वाले लेक्चर में आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जो आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ में ये उनके लिए है जिनको पढ़ने में या जिन्होंने अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने नहीं करी है, तो ये सिर्फ उनके लिए है, वैसे तो सब लोगों के लिए है लेकिन आप लोग देख लें। देखना क्या है हमें यहाँ पर, आप लोगों को देखना इसमें है, जब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। थ्योरी से मेरा मतलब है इसमें डेरिवेशन जो है वो भी सेम चीज, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बट अगर जिन लोगों से न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं यूनिट नंबर 4 एंड 5 के, तो वो उनको स्किप करके जा सकते हैं, टॉपिक्स पढ़ के जा सकते हैं। रेयरली आपको यूनिट नंबर 4 एंड 5 से न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिमम केस में थ्योरी वाले क्वेश्चन ही हमें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की क्लास में आई होप आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो आज की क्लास कैसे करना, प्लस मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये बोला था कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपको अच्छे से देखना, उस टॉपिक से घुमा के वो चीज़ ना और चीज़ तो कुछ भी कर लेते हैं, तो इसीलिए ठीक है वो आप देख लेना। फिलहाल आज की क्लास के लिए क्लास में